हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7A ऑफ सीआरपीसी, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये चैप्टर डील करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किस चीज के लिए है। तो असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अभी पिछले चैप्टर्स जो हमने सीआरपीसी का पढ़ा, चैप्टर 7, उसमें हमने अटैचमेंट और फॉरफीचर, सम्मन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। सेक्शन 105 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कोर्ट किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोई प्रॉपर्टी है, वहां अगर उसके लिए कोई अटैचमेंट का ऑर्डर करता है या फॉरफीचर का ऑर्डर करता है या समन का ऑर्डर करता है, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। ये दो तरीके का होता है, एक जो कि अपनी कंट्री के अंडर किसी दूसरे स्टेट में हो, या दूसरा जब वो किसी दूसरी कंट्री के अंडर हो। उसी उन्हीं प्रोविजंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये आगे के सेक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें 105A डिफिनीशंस की बात की है। यहाँ पे ये जो डिफिनीशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डिफिनीशंस 105 और इस पूरे चैप्टर के अंडर में आने वाले इसमें जितने भी सेक्शंस आएंगे, 105A, 105B, 105C, इसी में आएंगे। सब 105 के ही के फर्दर उसके अमेंडमेंट्स जो ऐड किए गए हैं, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये डिफिनीशंस वैलिड होते हैं। उन्हीं के लिए ये, उन्हीं में जो आने वाले जो टर्म्स है उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे एक आता है सेक्शन 105A डिफिनीशंस। इन दिस चैप्टर, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, a contracting state means any country or place outside India in respect of which arrangements have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रीटी वगैरह करके अगर उनके साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट किया है, जिसको आपने सुना होगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का नाम, तो उस तरह की कोई ट्रीटी जहां पर कि अगर जो ये जिसमें ये मेंशन होता है कि अगर हमारा कोई अपराधी हमारे कंट्री से भाग करके आपके यहाँ पहुंचता है, या आपका कोई अपराधी आपके कंट्री से भाग करके हमारे यहाँ पहुंचता है, तो हम दोनों कंट्री के ऑफिशियल्स एक दूसरे की मदद करेंगे उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए। दूसरा है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज derived from or used in the commission of an offense। तो आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब कि प्रॉपर्टी का ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना कि जो ऑफेंस हुआ है, ये प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है, या तो उससे डिराइव की गई है या उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है किसी भी ऑफेंस के होने में। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नेक्स्ट टर्म है। इसका मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी जो डिराइव की गई है या ऑब्टेन की गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी आदमी के द्वारा एज अ रिजल्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, इंक्लूड्स क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर्स और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। चाहे वो करेंसी ट्रांसफर करके या फिर उसकी वैल्यू को बेच करके जो भी उससे पैसा मिलता है या किसी तरीके से डिराइव किया गया है, कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में संलग्न होती है, उसको हम लोग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। यानी अगर कोई सामान मिलता है हमको, अगर उस सामान को पुलिस जब्त करती है, अगर उसको उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है, वहां इसका इस्तेमाल किया गया था, उससे ऑब्टेन की गई थी उस क्रिमिनल एक्टिविटी से, कोई बैंक लूटा गया और बैंक लूट करके जो कैश मिला उससे कोई अगर काम किया गया, तो वहां पे उसको कहा जाएगा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, tangible or intangible, and deeds and instruments evidencing title to, interest in such property or assets derived or used in the commission of an offense, and includes property obtained through proceeds of crime। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा दायरा बनाया गया है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ये बताता है कि कोई भी ऐसी चीजें जो कॉर्पोरल हो सकती है, इनकॉर्पोरल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इनमूवेबल हो सकती है, या वो तो टेंजिबल चीज हम छू सकते हैं या फिर उसको छू नहीं सकते हैं। कोई डीड जो बनता है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो साइन किया जाता है किसी भी वसीयत के लिए,
किसी को कोई इंटरेस्ट देने के लिए, किसी सेल के लिए, किसी मॉर्गेज के लिए, इसमें से जितनी भी चीजें आती हैं, कोई ऑफेंस होता है उसका कमीशन के लिए अगर कुछ यूज होता है डॉक्यूमेंट या उससे कुछ डिराइव होता है, तो वो सारी चीजें प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में आती हैं। और इसमें इंक्लूड होता है प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम भी, जो हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अभी थोड़ी देर पहले जिसकी डिफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद लास्ट टर्म है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होता है डिटरमाइन करना, जो भी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है उसका नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका डिपोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप। किसी भी प्रॉपर्टी की इतनी सारी एक्टिविटीज में से कोई भी काम करना, उसको उसको डिटरमाइन करना, उसको ट्रेसिंग के टर्म से लीगली उसको समझा जाएगा। तो जब भी ट्रेसिंग की बात की जाएगी तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। ये बताता है हमारे सेक्शन 105A। नेक्स्ट है सेक्शन 105B, असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन। सबसे पहले हम यहाँ बात करें जहां पे कोई आदमी अगर कहीं किसी एक कंट्री से भाग करके दूसरे कंट्री में अगर पकड़ा गया है, उसको लेकर के आने के लिए क्या प्रोविजन है, वहां पे किस तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों ही तरफ से बात की जाती है। अगर हमारी कंट्री में कोई किसी बाहर की कंट्री का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो वहां जो प्रोविजन होगा, और उस दूसरी कंट्री में अगर हमारी कंट्री का कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसका जो प्रोविजन होगा, दोनों की यहाँ बात की जा रही है। पहला Subsection 1. Where a court in India, in relation to a criminal matter, desires that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or other thing issued by it shall be executed in any place in a contracting state, it shall send such warrant in duplicate. यहाँ पे वारंट डुप्लीकेट में भेजा जाएगा। In such form to which to such court, judge or magistrate through such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court, judge and or magistrate as the case may be shall cause the same to be executed. जब भी ऐसा होता है कि कभी किसी कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी आदमी को अरेस्ट करने का वारंट देना है या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का सम्मन भेजना है, तो उस केस में ये भी पता चलता है कि ये आदमी इस स्टेट में नहीं है, हमारे कंट्री में नहीं है, किसी दूसरे कंट्री में है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। उस कंट्री जिसके साथ हमारे एक अरेंजमेंट हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमको सरेंडर करेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे उसको पकड़ने में, उससे रिलेटेड सारी चीजों को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो वहां पर ये जब भी किया जाएगा तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है वो उसके लिए एक ऑर्डर इशू करता है। ये ऑर्डर इस तरह के मैटर्स में हमेशा याद ये ध्यान रखिए कि दो कंट्री के बीच में जब भी कानून के थ्रू हम बात करेंगे, किसी भी सेक्शन की हम जब बात करते हैं, तो वहां एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया के किसी भी स्टेट को। तो जब भी अगर कोई आदमी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, वहां के किसी कोर्ट से अगर वो आदमी उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से भाग करके किसी दूसरे कंट्री में जाता है, वहां की कोर्ट उसके लिए अगर कोई ऑर्डर इशू करेगी तो सबसे पहले इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ एक अथॉरिटी डिसाइड करती है कि कौन वो अथॉरिटी है जो कि इंडिया के बाहर जाकर के वहां से उसको लेकर के आएगा, और इसके बिहाफ में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इशू करता है। जिस जगह पर वो आदमी गया है या जहां से वो डॉक्यूमेंट लेकर के आना है या जहां किसी का सर्च करना है, वहां के जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है, जज होता है या मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इशू करती है। ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in this code, if in the course of an investigation or an inquiry into an offense, an application is made by the investigating officer. अगर कभी भी किसी इस कोड में ऐसा होता है, किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी केस में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ जो ऑफिसर है या कोई दूसरा ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रैंक में है, जो उसके एब्सेंस में काम कर रहा है, अगर वो अप्लाई करता है, who is in the position of contracting state is required in connection with such investigation or inquiry, वो अप्लाई करता है कि मुझे इस आदमी की जरूरत है जो एक स्पेसिफाइड कंट्री के बारे में बताता है कि इस कंट्री में यहाँ पर वो आदमी है, उसकी जरूरत है हमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए। एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच अटेंडेंस इज सो रिक्वायर्ड, अगर कोर्ट को भी यह बिलीव होता है कि ये अटेंडेंस जो ऑफिसर बोल रहा है वो जरूरी है, इट शैल कॉज इशू अ समन or a warrant in duplicate against the said person to such court, judge or magistrate in such form as the central government may by notification specify in this behalf to cause the same to be served or executed.
तो कब ये सबसेक्शन 2 डील करता है, जब किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको किसी आदमी को प्रोड्यूस करना, उसके पास जाकर के इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, या उसको यहाँ ला करके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जरूरत है, तो इसके लिए वो कोर्ट के पास अप्लाई करता है। कोर्ट सारे मैटर्स को सुनने के बाद जब ये बिलीव करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन, इस इंक्वायरी के लिए उस आदमी का होना जरूरी है, तो वहां पर वो एक समन और या वारंट इशू कर सकते हैं डुप्लीकेट फॉर्म में उस कोर्ट या जज या मजिस्ट्रेट जहां पर वो आदमी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसका जो फॉर्मेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी। Subsection 3. Where a court in India, in relation to a criminal matter, has received a warrant for arrest in any person, requiring him to attend and produce a document or other thing in that court or before any other investigating agency issued by a court, judge or magistrate in a contracting state, the same shall be executed as if it is the warrant received by it from another court in India for execution within its local limits. तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो सेक्शन हम पढ़ते हैं ये दोनों ही कंट्रीज के बीच की रहती है। अगर हमारे कंट्री से कोई आदमी भाग करके दूसरे कंट्री गया हुआ तो उसको कैसे लाना है, उसी तरीके से अगर किसी दूसरी कंट्री का या उस कंट्री का कोई आदमी हमारी कंट्री में आया हुआ है जिसको कि जो कोई ऑफेंस में जिसका ट्रायल होना है, तो उसको उसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो भी यहाँ स्पेसिफाई किया गया है। वो है हमारा सबसेक्शन 3, जो ये कहता है कि कभी भी किसी कोर्ट इन इंडिया, अगर इंडिया का कोई भी किसी भी कोर्ट को किसी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड अगर उसको वारंट मिलता है कि इस आदमी को की जरूरत है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की जरूरत है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो कि वहां के किसी कोर्ट जज या मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, तो जो कोर्ट इसको रिसीव करेगा वो उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि ये मैटर इंडिया के अंदर हुआ हो, इंडिया के किसी कोर्ट ने उसको ये वारंट इशू किया हो, ना कि इस तरह की वो किसी इंडिया के बाहर के कंट्री के लिए। इसका कहने का ये मतलब है कि जो प्रोसेस हमारे इंडिया के किसी भी कोर्ट में जो किसी को समन वारंट, चाहे वो आदमी के लिए हो चाहे वो किसी समन किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए हो, उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के किसी कोर्ट जज या मजिस्ट्रेट की तरफ से इस तरह का वारंट इशू होता है, उसको भी इसी तरीके से डील किया जाएगा जैसे ये हमारे यहाँ ही किसी कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको इशू किया गया है। ये हमारा सबसेक्शन 3। Subsection 4. Where a person transferred to a contracting state pursuant to subsection 3 is prisoner in India, the court in India or the central government may impose such condition as the court or government deems fit. और अगर जिसकी अभी हमने बात की सबसेक्शन 3 में, वो आदमी इंडिया में किसी जेल में अगर बंद है, वो प्रिजनर है वहां पे, तो उसकी वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया का कोई भी कोर्ट सर्टेन कंडीशंस इंपोज कर सकता है जैसा उस मैटर के लिए जरूरी हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां पे फिर अगर यहाँ की कोई सजा अगर वो काट रहा है या यहाँ पर उसको किसी फर्दर किसी चीज में उसका ट्रायल चल रहा है तो यहाँ पे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वो सर्टेन कंडीशन बना सकते हैं कि आपको हम यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना ट्रायल पहले कंप्लीट कीजिए, या फिर आप इसको लेके जाइए लेकिन फिर बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आप हमें ये प्रोवाइड कीजिएगा इस आदमी को इंक्वायरी या काउंसलिंग एक्सेस या सारी चीजें। तो ये होता है हमारा सबसेक्शन 4। Subsection 5. Where the person transferred to India pursuant to subsection 1 or subsection 2 is a prisoner in the contracting state, the court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India are complied with, and such prisoner shall be kept in such custody subject to such condition as the central government may direct in writing. तो subsection 4 ये बात करता है अगर कोई बाहर का आदमी, इंडिया का बाहर का फॉरेनर, अगर वो बाहर ऑफेंस करके और वो इंडिया में कहीं किसी जेल में बंद है तो उसका प्रोविजन सबसेक्शन 4 में था। इसका रिवर्स है 5 में, सबसेक्शन 5 में, जहां ये बोलता है कि अगर इंडिया से किसी आदमी को किसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जरूरत है और वो किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो वहां पर इंडिया उस आदमी को लेकर के आने के लिए उस प्रिजनर, और वो वहां पे जेल में बंद है, उस प्रिजनर को अगर उसको कैसे ट्रांसफर करना होगा, इसके लिए सारे रूल रेगुलेशन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगी इन राइटिंग में, और उसके अकॉर्डिंग ही वो सारा ट्रांसफर और सारी कस्टडी का जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो भी रूल्स बनाए गए हैं। ये था हमारा सबसेक्शन, ये था हमारा सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 105B। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 105C, असिस्टेंस इन रिलेशन इन ऑर्डर टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पीछे हमने वारंट या समन और समन टू प्रोड्यूस अ थिंग की बात की थी, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही प्रोविजन अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए।
तो कभी भी इसका सबसेक्शन 1 बोलता है, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया हैज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offense, it may make an order of attachment or forfeiture of such property as it may deem fit under the provision of section 105D to 105J, both inclusive, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये कहता है कि अगर कोई कभी भी किसी कोर्ट इन इंडिया को अगर ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि कोई भी आदमी ने कुछ क्राइम किया है, उस क्राइम को करने के बाद उसके प्रोसीड से उसने कुछ प्रॉपर्टी को ऑब्टेन किया है, चाहे वो डायरेक्टली किया हो चाहे इनडायरेक्टली किया हो। डायरेक्टली करने का मतलब कि अगर किसी ने कोई चोर है जिसने कि कोई सोना चुराया, तो चुरा करके उसने जिसको बेचा, जो आदमी खरीदता है ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, तो उसको हम बोलेंगे ये डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी ऑब्टेंड की गई है किसी ऑफेंस के द्वारा। और इनडायरेक्टली का मतलब होता है उस सामान को बेच करके, जब चोर ने उस पैसे को बेच करके दूसरे को दिया, तो जिसने खरीदा उसके बदले में कुछ पैसे दिए, उस पैसे से उसने जो काम किया, कोई प्रॉपर्टी अगर उसने खरीदी, तो कोई प्रॉपर्टी खरीदी या ऑब्टेन की, तो वहां पे उस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे माना जाए क्योंकि ये इनडायरेक्टली वो उस क्राइम से रिलेटेड है। बाई सच पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ इट मे ऑर्डर, कि यहाँ पे उसके अटैचमेंट और प्रॉपर्टी का ऑर्डर कोर्ट ऐसी प्रॉपर्टी के लिए कर सकती है जो कि किसी क्राइम के से किए हुए क्राइम से जनरेट की गई, उसे ऑब्टेन की गई हो, जिसका प्रोविजन अभी हम 105D से लेकर 105J तक पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या प्रोविजन है। ये था हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है, वेयर द कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सच प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, the court may issue a letter of request to a court or an inquiry in the contracting state for execution of such order। सबसेक्शन 1 में जो हमने बात की वहां पे सिर्फ ये हमने कहा कि कोर्ट को जब ये रीजन होगा बिलीव करने के लिए, तो वो कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी क्राइम से ऑब्टेन की गई तो उसके अटैचमेंट और फोरफीचर के लिए वो ऑर्डर इशू करेगी। नाउ अभी सबसेक्शन 2 ये डील करता है कि अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, अभी इस वक्त वो इंडिया के बाहर है और किसी ऐसे कंट्री में है जो इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, तो उस केस में जो कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो एक लेटर इशू करेगी उस कंट्री के नाम पे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कीजिए। कौन से ऑर्डर को? उस ऑर्डर को जो कि अटैचमेंट या फॉरफीचर ऑफ वो प्रॉपर्टी के लिए, ये प्रॉपर्टी यहाँ किए गए किसी ऑफेंस से ऑब्टेन की गई है, तो उसको अटैच या फॉरफिट करके आप हमें उसका कस्टडी प्रोवाइड कीजिए। ऐसा करने के लिए चूंकि वो कंट्री दूसरी कंट्री में, ये वो कोर्ट दूसरी कंट्री में है, उसको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये करके हमें प्रोवाइड कीजिए। सबसेक्शन 3, where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in a contracting state requesting attachment or forfeiture of property in India। अभी ये सेक्शन जैसे हमने बात किया कि हर चीज में अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका जो रिक्वेस्ट हमारे लिए आता है उसको भी हमको उसी तरीके से डील करना होगा। उसके लिए सबसेक्शन 3 बताता है कि जब कभी ऐसा होता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कोई अटैचमेंट या प्रॉपर्टी जो इंडिया में खरीदी गई है किसी बाहर के किए हुए क्राइम से, और ये माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी इंडिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस क्राइम से रिलेटेड है, उससे ऑब्टेन की गई है, और उस कोर्ट ने जो इंडिया के बाहर है उसने एक इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको फॉरफिच या इसको अटैच करके हमें दीजिए बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो फॉरवर्ड करेगी उस लेटर को उस कोर्ट को जैसा उसको ठीक लगे, जहां जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है, फॉर द एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन 105 टू 105J जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसेक्शन 3 में जो पिछले हमने पढ़ा, जहां इंडिया का कोई कोर्ट अगर रिक्वेस्ट करता है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के किसी कोर्ट से कि आप हमारे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर कीजिए अटैचमेंट और फॉरफीचर के लिए, उसी तरीके से उसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर सबसेक्शन 3 जो ये कहता है कि अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अगर वहां का किया हुआ कोई आदमी कोई ऑफेंस करके इंडिया में कोई प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करता है, चाहे वो डायरेक्टली किया हो या इनडायरेक्टली किया हो, तो वहां का के कोर्ट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को कर सकते हैं अगर उनको पता है कि डायरेक्टली वो कहाँ पे है। नहीं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से वो रिक्वेस्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वहां पे जिस कॉम्पिटेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है उनको ये ऑर्डर देगी कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए इस तरीके से जैसे कि ये इंडिया के अंदर ही ये क्राइम हुआ हो।
ये जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे थे इसमें दोनों ही जगह है कि अब इसका जो प्रोसेस होगा, उसके जो प्रोविजंस होंगे वो 105D से 105J तक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं 105D। 105D कहता है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे किया गया, अनलॉफुली अगर किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया गया तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसका सबसेक्शन 1, द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1 और इन द रिसीप्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ आईपीसी ऑफ 105C direct any police officer not below the rank of sub inspector of a police to take all steps necessary for tracing and identifying such property। आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले हमने बात की है ट्रेसिंग या आइडेंटिफाइंग का, जब हमने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इसको डिफाइन किया गया था 105A में, जहां पे जितनी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी वो सारी चीजें करने के लिए इनके पास अथॉरिटी होती है। तो ट्रेसिंग में आ जाता है नेचर उसका डिटरमाइन करना, सोर्स, डिपोजिशन, मूवमेंट, टाइटल या ओनरशिप, और आइडेंटिफाइंग में आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ कि ये प्रॉपर्टी डिराइव की गई है किसी कमीशन ऑफ ऑफेंस के। ये दोनों चीजें ट्रेसिंग और आइडेंटिफाइंग, ये दोनों चीजें इंक्लूड की गई है यहाँ पे कि किसी कोई कोर्ट जब उसको ऐसा लगता है कि कोई रिक्वेस्ट रिसीव किए गए है इंडिया की किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो एक सब इंस्पेक्टर के ऑफ पुलिस के रैंक उससे उसके ऊपर के रैंक कि किसी भी ऑफिसर को वो डायरेक्ट करेगी कि वो हर नेसेसरी स्टेप ले सकती है उसको ट्रेस और आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको हम हिंदी भाषा में खोजबीन कहते हैं, कि उसकी पूरी खोजबीन करने के लिए कि ये कहाँ खरीदा गया, किसको बेचा गया, उस बेचने के बाद किसने खरीदा, वो खरीद करके उसने क्या किया, ये पूरा सारा कुछ जो होता है आज के डेट में उसका ओनरशिप किसके पास है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना इसमें कवर्ड होती है। सबसेक्शन 2, the steps referred to in the subsection 1 may include any inquiry, investigation or survey in respect of any person, place, property, asset, document, book of account in any bank or public financial institution or any other relevant matters। तो अभी जाहिर सी बात है कि अगर मुझे पता करना हो कि ये प्रॉपर्टी जो थी वो किसने खरीदी और कहाँ से कहाँ इसका ट्रेसिंग हुआ, किसको बेचा गया, वहां से बेचने के बाद इससे क्या किया गया, वो पैसे का इस्तेमाल किस काम में किया गया, तो इसमें बहुत सारी चीजों का इसमें पार्ट होंगे जो यहाँ पे बताता है। सबसेक्शन 2 ऑथराइज करता है कि जो भी आदमी इसकी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा या सर्वे करेगा, तो वो आदमी उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन से इंक्वायरी कर सकता है, किसी प्लेस पे जाके इंक्वायरी कर सकता है, किसी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कर सकता है, कोई एसेट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई बैंक अकाउंट अगर किसी का है उसको छानबीन की जा सकती है, या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया था या किसी फॉरेन एफडीआई के रूप में कहीं पे इन्वेस्ट किया गया था उस पैसे से, तो वो सारा मैटर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसका इंक्वायरी की जाएगी, उसका सर्वे किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 बोलता है एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 shall be carried out by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with the such direction issued by the said court in this behalf। और सबसेक्शन 3 छोटा सा प्रोविजन सिर्फ ये कहता है कि ये जो भी इंक्वायरी या गाइडेंस होगा वो पुलिस ऑफिसर अगर वहां कुछ नहीं मेंशन है तो वहां पे ऑल नेसेसरी स्टेप्स जो जरूरी है वो सारे ले सकता है, लेकिन अगर वहां पे कोर्ट ने कुछ कंडीशन रखी है, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन, उस इंक्वायरी को उसी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस के अंडर ही करना होगा। ये हमारा सबसेक्शन 3 था 105D का। अभी हमने बात की कि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। 105E बात करता है अब उसको सीजर और अटैचमेंट अगर कैसे करेंगे, यानी ये प्रॉपर्टी अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 105D हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच सच इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड इज लाइकली टू बी कॉन्सील्ड, ट्रांसफर्ड or dealt with any manner which will result in the disposal of such property. It may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize, he may make an order for attachment directing that the such property shall be not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned। यहाँ ही कहता है अगर कभी किसी ऑफिसर को जो इंक्वायरी कर रहा हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो पिछले सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो और उसको ये लगता है कि जब किसी को सूचना मिली कि इस मैटर की खोजबीन हो रही है तो वो आदमी अब उसको बेचना चाह रहा है, उसको छुपाना चाह रहा है, या उसको इसके लोकल जुरिस्डिक्शन से कहीं बाहर ट्रांसफर कर देना चाह रहा है, कोई भी ऐसा काम करे जिससे कि ये आदमी उस प्रॉपर्टी के ट्रेसिंग के में जितनी चीजें इन्वॉल्व थी उसको नहीं कर पाए, अगर पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव होता है कि कोई आदमी ऐसा कर रहा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए ये ऑर्डर इशू कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर।
इस प्रॉपर्टी को सीज करने का मतलब अपने कब्जे में लेकर के आना। और अगर वो प्रॉपर्टी इस तरह की हो कि उसको सीज नहीं किया जा सकता हो, तो उस केस में उसको अटैच किया जाएगा। सीज करना और अटैच करने का मतलब कि अगर कोई गाड़ी है, कोई कार है, तो उसको सीज किया जाएगा और उसको लेकर के पुलिस कस्टडी में लेकर के आएंगे। लेकिन अगर कोई घर है जिसको खरीदा गया है, तो घर को तो नहीं लेके आया जा सकता है, तो वहां पर अटैचमेंट का ऑर्डर होगा। उस प्रॉपर्टी को पुलिस कस्टडी से अटैच कर दिया जाएगा, प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन वहां पे ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि कोई भी आदमी अगर इसको ना तो बेच सकता है या इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकता है बिना प्रायर परमिशन के, ये ऑफिसर जो कि ऑर्डर इशू कर रहा हो। ये था हमारा 105E का सेक्शन 1। तो समरी में वापस से मैं इसको बताता हूँ। यहाँ ये कहता है कि कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रहा हो 105D जो पिछले सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसको अगर ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी का वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको कोई दूसरा आदमी या तो छुपाने की कोशिश कर रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है या कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, तो उस केस में ये पुलिस ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर राइटिंग में दे सकते हैं। और अगर सीज नहीं किया जा सकता, वो प्रॉपर्टी इस तरह की हो, तो उसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर। और जो भी अटैचमेंट का ऑर्डर होगा, तो उसके बाद कोई भी दूसरा आदमी उस चीज को ना तो ट्रांसफर कर सकता है या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। कुछ भी करेगा तो उससे पहले उसको जो ऑफिसर जिसने ऑर्डर इशू किया उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये था हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2, एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made। यहाँ ये कहता है कि ये ठीक है, उनको पता चला पुलिस ऑफिसर को, उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया, लेकिन ये एक तरह का पुलिस ऑफिसर की ज्यादती ना हो जाए, वो अपने मर्जी से जिस प्रॉपर्टी को मन करे उसको ऐसा ना कर पाए, इसके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करेगा तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए अगर किसी को भी सीज या अटैच करेगा, तो उस केस में उसको 30 दिनों के अंदर में उस कोर्ट को बताएगा कि यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी को इस तरीके से सीज या अटैच किया गया है। और कोर्ट फिर उस ऑर्डर को जो उस पुलिस ऑफिसर ने सीजर या अटैचमेंट के लिए किया था उसको कोर्ट कंफर्म करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही तरीके से किया गया, ये सही प्रोविजन के अंडर में जेन्युइन कंसर्न था जिसके अंडर किया गया, तो उसको ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर वो लगता है कि ऐसा नहीं था तो उस ऑर्डर को कंफर्म नहीं किया जाएगा। अगर कंफर्म नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी वो वापस कर दी जाएगी। अगर अटैचमेंट किया गया था तो अटैचमेंट का कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है 105F, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, डीएम जो होते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी मेंशन्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी। यहाँ ये बोलता है कि अगर किसी को सीज किया गया या उसको अटैच किया गया किसी प्रॉपर्टी को, तो जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी आती है वहां जो उस जगह के डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो खुद या फिर वो उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड कोई ऑफिसर, वो जिसको नॉमिनेट करेंगे, वो आदमी इस प्रॉपर्टी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के जितने फंक्शंस होगा वो सारे करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स जिसकी डिफिनीशन हमने सीपीसी के अंडर पढ़ी थी, उसके क्या पावर्स, रूल्स और अथॉरिटीज होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी वैलिड रहेंगे। ठीक है, वो आदमी उसके सारा देख रेख करता है, उससे सारा जो भी डील मैटर्स को करना था वो काम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सबसेक्शन 2, द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच द ऑर्डर हैज बीन मेड under subsection 1 of 105E or under 105H in such manner and subject to such condition as may be specified by the central government। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से रिसीव करेगा या इस तरीके से उसको मैनेज करेगा जो कि 105E 105H में जिसको स्पेसिफाई किया गया है और जिसका रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटर शैल ऑल्सो टेक सच मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज फॉरफिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर वो सारे स्टेप भी लेगा जो जैसा कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करती है कि उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्पोज करना है। ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि उस प्रॉपर्टी को आगे क्या किस तरह से डील करना है, इसके गाइडलाइंस बने हुए हैं। वो अपनी मर्जी से कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको नहीं करे, क्योंकि ताकि करप्शन के चांसेस कम हो, इसके लिए ये सारे गाइडलाइंस बने हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वही सारी चीजें फॉलो करनी होती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को जब वो किसी प्रॉपर्टी को सीज करते हैं या अटैच करते हैं। तो
तो और यही चीजें एडमिनिस्ट्रेटर पे भी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद है 105G, नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि सबसेक्शन 1, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सबसेक्शन 105D द कोर्ट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इट मे सर्व अ नोटिस अपॉन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया गया 30 दिनों का, स्पेसिफाइड इन द नोटिस टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम, कहां से आपको ने ये पैसा आपको मिला जिससे कि आपने ये खरीदा, earnings or assets out of which or by means of which he has obtained such property, the evidence on which he relies and other relevant information or particulars, and to show cause why all or any of such property as the case may be should not be declared to the proceeds of crime and forfeited to the central government। जब भी 105D के अंडर में किसी प्रॉपर्टी को का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या सर्वे किया जा रहा हो और कोर्ट को ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी किसी क्राइम के से रिलेटेड है, उससे ऑब्टेन की गई है, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कैटेगरी में आती है, तो उसका जो भी ओनर होगा, जिसके पास उसका टाइटल होगा, जिसके पोजीशन में होगा, उसको ये नोटिस सर्व करेगा कोर्ट कि वो 30 दिनों के अंदर रिप्लाई करे, ये बताने के लिए कि इस प्रॉपर्टी को उसने कहाँ से खरीदा है, उसकी कौन सा इनकम, कौन सी अर्निंग, किस एसेट को, यानी जब मैंने मेरा घर जमीन थे मेरे, उस दूसरी प्रॉपर्टी को मैंने बेचा, उससे मैंने ये घर खरीदा, ये जो भी अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको वो एविडेंस उसके सबमिट करे, या अगर उसको लगता है कि ये चीजें मेरी खानदानी जमीन का हिस्सेदारी थी या उसमें आती थी तो उसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कोई भी ऐसी चीज जिसके बेस पे वो आदमी को ये लगता है कि ये चीज उसका है, इसके एविडेंसेस को वो कोर्ट में सबमिट करे, अगर नहीं तो उसके बेस पे इसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में कंसीडर किया जाएगा और उसको फॉरफिट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद है वेयर अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 टू एनी पर्सन स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन बाय अनदर पर्सन, अ कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। लेकिन अगर कभी कोई आदमी बोलता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे देखभाल करता हूँ, ये प्रॉपर्टी इस आदमी की बिलोंग करती है, तो उस केस में जो दूसरा आदमी होगा कोर्ट उसको भी एक नोटिस सेंड करेगी। 105H फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, यहाँ कहता है द कोर्ट में आफ्टर कंसिडरिंग the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 105G and the material available before it, and after giving to the person affected, and in case where the person affected holds any property specified in the notice through any other person, a reasonable opportunity of being heard by order, record of finding whether all or any of the property in question are proceeds of the crime। यहाँ ये कहता है कि कभी भी कोर्ट को ऐसा लगता है, वो जब नोटिस दिया गया उस नोटिस को जो अभी हमने पीछे प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, उसके जितने मटेरियल्स थे उन सभी को सामने ला करके रखा गया, उस आदमी को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपना केस रख सके, जो भी अगर प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो या अगर वो किसी दूसरे के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो तो उस दूसरे आदमी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब उसकी पूरी बात को सुन लिया जाएगा उसके बाद जो भी फाइंडिंग होगी कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगा और बाय ऑर्डर ये डिक्लेयर करेगा कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है। और ये भी हो सकता है कि पूरी प्रॉपर्टी ना हो, उसका एक सर्टेन पार्ट हो, यानी अगर कोई घर खरीदाया गया है, उस घर का आधा पैसा जो था वो किसी क्राइम से रिलेटेड था और आधा पैसा जेन्युइनली अगर उसमें अर्निंग से और उसको खरीदा गया है, तो वहां पे कोर्ट ये स्पेसिफाई करेगी बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो भी उसको फाइंडिंग मिलेंगे, उस आदमी का जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो फाइंडिंग को उसके बेस पे ऑर्डर किया करेगी कोर्ट। Provided that if the person affected, and in a case where the person affected holds any property as specified in the notice through any other person, such other person also does not appear before the court or represent his case before it within the period of 30 days specified in the show cause notice, the court may proceed to record a finding under this subsection ex parte on the basis of evidence available before it। यहाँ ये कहता है कि अगर ये जो मौका देगी कोर्ट, ये 30 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। अगर जिस दिन से ऑर्डर इशू किया गया उसके 30 दिनों के अंदर में वो आदमी जो इस प्रॉपर्टी का पोजीशन जिसके पास है, या फिर अगर वो किसी दूसरे के बिहाफ में अगर उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है, तो जिसके बिहाफ में कर रहा है वो आदमी, इनके पास 30 दिनों का टाइम रहेगा कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं कोर्ट में। अगर 30 दिनों के अंदर वो शो कॉज नोटिस जब उनको भेजा गया उसके 30 दिनों के अंदर उन्होंने वो अपीयर नहीं होते हैं,
वहां पे जिस दिन कोर्ट में प्रेजेंट होना था वहां पे वो अपियर नहीं होते, अपना केस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपियर नहीं होते हैं, तो उस केस में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करेगी। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब जब कोई एक पार्टी एब्सेंट होता है तो उस पार्टी जो एब्सेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रोविजंस बने होते हैं कि अगर किसी पर कोई क्लेम किया गया, वो आदमी को बोला गया कि आप प्रूफ लेकर के आओ कि ये क्लेम आपका वैलिड है या इनवैलिड है, और वो आदमी नहीं आता है, तो कोर्ट दूसरे पार्टी को हियर करके जो मैटर ऑफ फाइंडिंग्स अपने अकॉर्डिंग सामने रहती है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देती है। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा ये एक्स पार्टी डिसीजन होता है। Next is subsection 2, where the court is satisfied that some of the properties referred to in the show cause notice are proceeds of crime, but it is not possible to identify specifically such property, then it shall be lawful for the court to specify the property which, to the best of its judgment, are proceeds of the crime and record a finding accordingly under subsection 1. ये कहता है, जैसे प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि अगर कोर्ट ये फाइंडिंग में पता चलता है कि ये पूरा नहीं, इसका एक पार्ट जो है वो इस प्रॉपर्टी का एक पार्ट जो है वो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, क्राइम से जो उसने हासिल किया था उससे ऑब्टेन किया गया है, तो वहां पर कोर्ट को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, कौन सा पार्ट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, जेन्युइनली अर्न किया गया है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होगा तो फोरफीचर का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। अगर ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर किसी ने कोई घर खरीदा है, आधे पैसे उसने किसी क्राइम से उसने ऑब्टेन किए थे और आधे पैसे उसकी खुद की अर्निंग थी, तो उस केस में पूरा घर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा क्राइम से खरीदा गया है और कौन सा जेन्युइन अर्निंग से खरीदा गया है। उस केस में वो कोर्ट उनको जब ये आइडेंटिफाई करने का नहीं ऐसा कुछ बेनिफिट वहां मिलता है, तो उस केस में कोर्ट अपने अकॉर्डिंग वहां जैसा उनको लीगली स्पेसिफाई कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी, क्योंकि बेस्ट ऑफ इट्स जजमेंट, जैसा उनको अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग उनको सही लगता है कि कौन सा हिस्सा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट देंगे। Subsection 3, where the court records a finding under this section to the effect that any property is proceeds of crime, such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances. और अगर कभी ऐसा होता है कि वो कोर्ट को ये फाइंड करता है कि ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उसको फॉरफिट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्स, उसके ऊपर अब कोई और क्लेम नहीं कर सकता है। Subsection 4, where any shares in a company stands forfeited to the central government under this subsection, then the company shall not do anything contained in the Companies Act 1956 or the Articles of Association of the company forthwith register the central government as the transferee of such shares. लेकिन अगर ऐसा होता है कि उस पैसे से, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, अगर किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर ये होगा कि उस जितने अमाउंट का जो शेयर्स जो थे वो कंपनीज एक्ट में अगर इसके अकॉर्डिंग अलग कुछ नहीं लिखा हुआ हो, तो वहां पे क्या करेगा कि वो कंपनी अपने एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अंडर में ये मेंशन करेगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने शेयर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लिया गया था उतने के बदले में ये मान लिया जाए कि अब इसका हिस्सेदार कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये शेयर्स अब किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये था हमारा सबसेक्शन 5 का H। अब हम नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 5I, फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर। यहाँ ये कहता है वेयर द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट एनी प्रॉपर्टी स्टैंड्स फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 105H and it is a case where the source of only a part of such property has not been proved to the satisfaction of the court, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture a fine equal to the market value of such part। यहाँ ये कहता है कि एक ऑप्शन जो वहां मेंशन किया गया कि पहले तो स्पेसिफाई करेंगे कोर्ट की कौन सा प्रॉपर्टी ये माना जाए कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और कौन सा पार्ट ये माना जाएगा कि ये उस प्रॉपर्टी का जेन्युइनली अर्न प्रॉपर्टी है। अगर कभी इस तरीके से का केस आता है तो वहां पर जो आदमी कंसर्न्ड है उसको एक मौका दिया जाएगा कि कोर्ट उसको एक मौका देगी कि वो आदमी जितना उस प्रॉपर्टी का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर वो इतना एज अ फाइन आकर के कोर्ट में सबमिट करता है, एज अ पे करता है उस फॉरफीचर के बदले में, तो फॉरफीचर का ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा, उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 बोलता है बिफोर मेकिंग ऑर्डर इम्पोजिंग अ फाइन अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन अफेक्टेड शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये के अकॉर्डिंग चलता है कि जो भी आदमी है उसको एक अपने पक्ष को रखने का एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी।
Subsection 3, where the person affected pays the fine due within such time as may be allowed, the court may by order revoke the declaration of forfeiture under this section. और अगर वो पे करता है तो फिर ये forfeiture का जो ऑर्डर था उसको रिवोक कर लेगी कोर्ट. नेक्स्ट है 105J, certain transfers to be null and void. यहाँ बोलता है कि where after making the order under subsection I1 of the 105E or the issue of notice under 105G, any property referred to in the said order or notice is transferred by any mode whatsoever such transfer shall, for the purpose of the proceeds under this chapter, be ignored, and if such property is subsequently forfeited to the central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void. इसको समझने के लिए एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर सपोज कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, उसको अटैच कर लिया जाए, उसको सीज कर लिया जाए, जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको ये इंफॉर्मेशन उस ऑफिसर के आने से पहले पता चल जाती है, और वो क्या करता है कि उससे पहले किसी दूसरे को, जब ये उसको लगता है कि ये ऑर्डर आने वाला है या आ चुका है, इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली सीज किया जाए या उसको अटैच किया जाए, उससे पहले वो उसको किसी को बेच देता है. तो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे रहती है, अगर दूसरा कोई आदमी अगर उसने जेन्युइनली खरीदा है बिना ये जाने हुए कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो फिर उसकी कोई गलती नहीं है. तो वहां पर क्या होगा कि कोर्ट का ये प्रोविजन ये बोलता है कि कोर्ट उस केस में क्या करेगा कि वो जो ट्रांसफर, अगर उसको लगता है कि ये ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसके लिए अभी हमने ऑर्डर दिया है, जिसके लिए नोटिस निकाला है, और वो इसलिए ये ट्रांसफर किया गया था ताकि ये बनाए हुए प्रोविजन को इग्नोर किया जा सके, उसको इनवैलिड किया जा सके, तो वहां पे जो भी उसका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा. 105K, प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. Every letter of request, summon or warrant received by the central government from, and every letter of request, summon or warrant to be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to a contracting state, or the case may be sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf. तो जैसा कि हम शुरू में ही पढ़े थे कि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें एक पार्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये सारे फॉर्मेट, सारे समन के रिक्वेस्ट और किस तरीके से जाएंगे ये सारा कुछ डिसाइड करती है. और जो भी जब भी उसको भेजना हो कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन या वारंट, तो उसी फॉर्मेट उसी तरीके से कर सकती है. या फिर अगर उसको कोई रिसीव हुआ हो कोई रिक्वेस्ट, समन या वारंट किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के से, तो वहां पे भी उसको उसी फॉर्म में डील किया जाएगा जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इशू करेंगे. 105L, application of this chapter, ये बोलता है the central government may by notification in this official gazette direct that the application of this chapter in relation to a contracting state with which reciprocal arrangements have been made shall be subject to such conditions, expectations and qualification as are specified in the said notification. यहाँ कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये चैप्टर जो हमने 105 के जितने भी अमेंडमेंट्स पढ़े थे, चैप्टर 7A जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात करती है, यानी हमारी कंट्री में अगर कोई दूसरे कंट्री का कोई आदमी हो या दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री का कोई आदमी हो जिसको कि इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए जरूरत है, तो या कोई प्रॉपर्टी है या किसी को समन किया है कोई डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने के लिए, तो इस केस में क्या होगा कि वहां पर ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा. उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई एक्सेप्शन या कोई क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर सकती है. जैसा भी डिक्लेयर किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसको उसके अकॉर्डिंग समझा जाएगा, वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा. तो ये था हमारा चैप्टर 7A जो हमारे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स की बात करता है. आगे के सेक्शन में हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.